गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए आईटीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो नीमी मॉक टेस्ट से भी कुछ संबंधित है और कुछ थ्योरी और बुक से भी प्रश्नों को चुने हैं और उसका पीडीएफ बनाए हैं। और वो पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को उसमें रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो साइन है प्लस का, इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। अब आप सोचिए और आंसर को चुनिए। अब हम आप लोग को सही आंसर बताते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जो ये हाथ जैसा दिख रहा है गोल में, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। इसका आंसर ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। इसका भी आंसर डी ही है सूचनात्मक चिन्ह, और ऊपर वाला है उसका भी आंसर सूचनात्मक चिन्ह ही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? जब कोई लोग पीड़ित हो जाते हैं तो उसके कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। तीसरा ऑप्शन है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। तीसरा ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कीवेज काटने में, दूसरा है वक्राकार नलियां काटने में या फिर काटना है, तीसरा ऑप्शन है सामग्री को कोने पर चौकोर करने में, और चौथा ऑप्शन है बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीवेज काटने में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कीवेज काटने में। अगला प्रश्न है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है चपटी छेनी, दूसरा ऑप्शन है जालीदार छेनी, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी, चौथा ऑप्शन है हीरा पॉइंट छेनी। जल्दी से आप लोग उत्तर सोचिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जालीदार छेनी। इसका सही ऑप्शन है उत्तर बी, इसका जालीदार छेनी। अगला प्रश्न है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादक संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है डक्ट में, दूसरा है हवा में रेक, तीसरा है भवन के साथ, चौथा है सीधे जमीन में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हवा में रैक। इसका सही ऑप्शन है हमारा आंसर बी हवा में रैक। यही है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है?
कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है किलो ओम, ऑप्शन सी है मिलोम मिलियोम, ऑप्शन डी है मेगा ओम। तो आप लोग सोचिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेगा ओम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेगा ओम। अगला प्रश्न है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पहला है टिन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन दूसरा है शीशे का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन तीसरा है स्लग को बनने से रोक देता है, ऑप्शन चौथा है जोड़ों पर असमान बहाव। तो इसका सही आंसर है टीन का, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सही आंसर है, टीन का भाग कम हो जाता है। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। ऑप्शन चौथा है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। ये जो चित्र है इसमें जो एक्स का जो डायरेक्शन देके दिया गया है एक्स, तो ये पूछ रहा है कि ये जो वाइट वाला है ना बीच में उसका क्या नाम है। तो पहला है ऑप्शन पटसन फाइलिंग, दूसरा है आर्म रिंग, तीसरा ऑप्शन है लेड शीथ और चौथा ऑप्शन है कागज कुचालक। तो इसका सही आंसर है लेड शीथ, जो ऑप्शन 3 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लेड शीथ। अगला प्रश्न है केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। ऑप्शन ए है 1.11, ऑप्शन बी है 1.23, ऑप्शन सी है 0.81, ऑप्शन डी है 0.707। तो इसका सही आंसर है 0.81, जो ऑप्शन सी है 0.81, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इस औजार का क्या नाम है। जो ये औजार है इस औजार का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है कटिंग प्लायर, दूसरा ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर, तीसरा ऑप्शन है क्रिम्पलिंग टूल, तीसरा है साइड कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर है क्रिम्पलिंग टूल, जो ऑप्शन सी है क्रिम्पलिंग टूल इसका सही उत्तर है। जो ये गोल ये जो है इसका नाम है क्रिम्पलिंग टूल। अगला प्रश्न है रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है 23 गुने 10 का पावर 3 वाट ±5%। दूसरा ऑप्शन है 26 × 10⁻³ वाट और इसका 10%। तीसरा है
32 × 10⁴ वाट और इसका भी 10% है। ऑप्शन डी है 37 × 10⁴ वाट 5% है। तो इसका सही आंसर है 26 × 10⁻³ वाट 10%, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो पहला ऑप्शन है धारा समान बनी रहेगी। दूसरा ऑप्शन है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। और तीसरा ऑप्शन है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। और चौथा ऑप्शन है खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी क्रम में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन पहला है खुले प्रतिरोध में इकाई प्रभाव नहीं, मतलब कोई खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। और ऑप्शन सी है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ऑप्शन डी है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। इसका सही आंसर है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। अगला प्रश्न है, 1 ओम से 10 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, 1 ओम से 10 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा ऑप्शन है केल्विन ब्रिज विधि, ऑप्शन तीसरा है व्हीलस्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर और एमीटर विधि। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। अगला प्रश्न है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। इसमें R4 है हमारा, ये है R4, ये हमारा R4 प्रतिरोध है। तो इसमें वोल्टेज पाथ का गणना करना है। तो ऑप्शन ए है, यहाँ ठीक से फिगर दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैथमेटिकली बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 48 वोल्ट, बी ऑप्शन है 72 वोल्ट, ऑप्शन सी है 80 वोल्ट, ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। इसमें कुल संधारिता की गणना करने के लिए बोल रहा है। इसमें कुल संधारिता का गणना करने के लिए बोल रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है 0.16, दूसरा है 6, तीसरा है 30 और चौथा है 70। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा पदार्थ चुंबक नहीं है, मतलब
अनुचुंबकीय पदार्थ है? पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है बिस्मथ और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर है हमारा तांबा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा तांबा सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? प्रश्न है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? ऑप्शन ए है C=Q/V, ऑप्शन बी है C=V/Q, ऑप्शन सी है V/Q या फिर हाँ वही है C=V/Q और ऑप्शन डी है C=√V/Q है, √V/Q है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए C=Q/V। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर है C=Q/V। अगला प्रश्न है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? पहला 0 हो जाएगा, दूसरा समान रहेगा, तीसरा कम होगा, चौथा बढ़ेगा। चारों ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन है 0 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है समान रहेगा, तीसरा ऑप्शन है कम होगा, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बढ़ेगा, सही आंसर है बढ़ेगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? पहला ऑप्शन है प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है प्लेटों का आकार, तीसरा ऑप्शन है प्लेटों का पदार्थ, चौथा ऑप्शन है प्लेटों की मोटाई। तो इसका सही आंसर है प्लेटों का क्षेत्रफल, उसी के कारण निर्धारित होता है। ऑप्शन ए प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगला प्रश्न है RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेंटलम, दूसरा है मोनोलिथिक, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक और चौथा है धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। पहला ऑप्शन है टेंटलम, दूसरा ऑप्शन है मोनोलिथिक, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक और चौथा है धातुकृत प्रोपालाइन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोनोलिथिक। ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा मोनोलिथिक। अगला प्रश्न है एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 270 डिग्री। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 270 डिग्री। इसका सही उत्तर है 90 डिग्री। ऑप्शन ए 90 डिग्री हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है
किस ऐसी परिपथ में किस ऐसी परिपथ में किस ऐसी परिपथ में किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है? किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का कला संबंध होता है? तो ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, ऑप्शन बी है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन डी है प्रतिरोध एवं धारिता परिपथ, ऑप्शन सी है प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। इसी तरह मैं अगला वीडियो भी कुछ 25 महत्वपूर्ण ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए लाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिसको आप पढ़ लेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से पास कर लेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।